अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे एक नई प्रैक्टिस सीरीज के साथ कहानी का आगाज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये बात बताने की तो ज़रूरत ही नहीं होगी कि अगर आपने एमडी कैट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, यानी कि आप में से हर वो बच्चा जिसने वाइट कोट का ड्रीम देखा हुआ है, उसको ये बात पता है, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना कितना अहम है। क्योंकि 0.1 0.1 के मेरिट के डिफरेंस से हजारों डिजिट्स में रैंक आपकी तब्दील हो जाती है। तो आपने जितने ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हुए होंगे, उतना चांस के आपके सामने देखा हुआ क्वेश्चन आएगा वो बढ़ जाएगा। तो आपके लिए मैंने डेडिकेटेड पीएमडीसी के अपडेटेड सिलेबस के तहत यूनिट वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज की सीरीज का आगाज किया। हर एक वीडियो के अंदर एक यूनिट को डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि पीएमडीसी के सिलेबस में फिजिक्स के टोटल 16 यूनिट्स हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके पीएमडीसी के पेपर से पहले इन 16 के 16 यूनिट्स की 16 यूनिट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियोस अपलोड कर दी जाए। अब इनको देखना कैसे है? आपने इस वीडियो को सिर्फ फिल्म की तरह देखते हुए नहीं जाना। आपने एक एक सवाल को देखना है, पॉज करना है, पहले खुद लगाना है, फिर आपने इसका सॉल्यूशन देखना है, ताकि पता चले कि आपको खुद से क्या कुछ आता है। और आप अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करके हटोगे तो आप देखोगे कि आपने माजी में जो कॉन्सेप्ट्स हासिल किए थे वो कितना अच्छे अंदाज में आपको अब समझ में आते जा रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो यूनिट वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, इसके अंदर सोर्सेज क्या है मेरा बेटा? इसके अंदर आपकी जितनी एमडी कैट की यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास पेपर्स कंपाइल हुए हुए हैं। आपके माजी में 2020 और 2021 के जो नेशनल एमडी कैट हुए थे, पीएमसी ने कंडक्ट किए थे, क्योंकि उस वक्त पीएमसी हुआ करता था, उनके क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं। इसी तरह सारी टेक्स्ट बोर्ड की जो नई किताबें हैं उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर कंपाइल किए गए हैं और उनका सॉल्यूशन ये आपके सामने लेकर आया जा रहा है। सिमिलरली मेरे बच्चे, आप में से किसी को अगर फिजिक्स के अंदर जरा सा भी खौफ है कि भाई फिजिक्स की तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, फिजिक्स के लेक्चर्स कैसे होने चाहिए, तो मेरे बच्चे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, बल्कि इनफैक्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा क्लास 11 की प्लेलिस्ट का भी, और आपको लिंक मिलेगा क्लास 12 की प्लेलिस्ट का भी। आपने पाकिस्तान भर की किसी भी एकेडमी से पढ़ा हो, अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आई तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आप ये 11 और 12 की जो प्लेलिस्ट है इसको आप फॉलो कर सकते हो और आपका मसला हल हो जाएगा। अगर फिजिक्स के अलावा आपका मसला और भी सब्जेक्ट्स के अंदर है तो मेरे बच्चे, हमारा क्रैश बैच भी चल रहा है, आप उसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ फिजिक्स में मसला है तो फिजिक्स के मसले के लिए जो प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उससे बेहतर और कोई सोर्स नहीं है। हाँ, अगर आपका और सब्जेक्ट्स में मसला है, आप बहुत सारे टेस्ट देना चाहते हो, आप बहुत सारे फुल लेंथ पेपर्स देना चाहते हो, एक्सपर्ट गाइडेंस लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप डेफिनेटली क्रैश बैच या किसी एमडी कैट के बैच की तरफ जा सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। A step-down transformer reduces the supply voltage from 220 volt to 110 volt and increases the current from 6 ampere to 100 ampere. Then its efficiency is. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं एक ऐसे ट्रांसफार्मर को जो इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज कर दे। तो इस क्वेश्चन में 220 वोल्ट को 11 वोल्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये है प्राइमरी वोल्टेज, यानी वोल्टेज ऑन प्राइमरी कॉइल, और ये है वोल्टेज ऑन सेकेंडरी कॉइल। एंड इंक्रीजेज द करंट फ्रॉम 6 एम्पेयर टू 100 एम्पेयर। 6 एम्पेयर ये करंट है प्राइमरी कॉइल पर और ये करंट है सेकेंडरी कॉइल पर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज में कमी आती है जबकि करंट में इजाफा होता है। तो इस क्वेश्चन में कहते हैं देन इट्स एफिशिएंसी इज़। एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी बेसिकली बराबर है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट।
पावर आउटपुट को हम पावर इनपुट से डिवाइड कर देंगे। पावर आउटपुट से मुराद पावर ऑन सेकेंडरी कॉइल, पावर इनपुट से मुराद पावर इन प्राइमरी कॉइल। पावर बेसिकली बराबर होता है V इंटू आई के। तो अगर हम सेकेंडरी कॉइल की बात करेंगे तो वोल्टेज ऑन सेकेंडरी कॉइल, करंट इन सेकेंडरी कॉइल, डिवाइडेड बाय VI करंट इन प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। ये फॉर्मूला बनेगा। एफिशिएंसी मालूम करनी है तो सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज क्या है, ये 11 है। करंट सेकेंडरी कॉइल पे क्या है, 100 है। प्राइमरी कॉइल पे वोल्टेज क्या है, 220 है। और करंट इन प्राइमरी कॉइल ये है 6 एम्पेयर। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये रिज़ल्ट मिलेगा 0.82। मींस कि इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन है, जो 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है उसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 0.82। हाँ, अगर इसे हम परसेंटेज में मालूम करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में परसेंटेज में एफिशिएंसी गिवन नहीं है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं, इन अ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी आर 410 एंड 1230 रेस्पेक्टिवली। तो ये 410 बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल में और ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल में। इफ़ द करंट इन द प्राइमरी इज 6 एम्पेयर और ये करंट प्राइमरी कॉइल में है 6 एम्पेयर, देन इन द सेकेंडरी कॉइल इज, तो यानी कि करंट आपने मालूम करना है सेकेंडरी कॉइल में। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये बात मालूम है कि प्राइमरी कॉइल में जो पावर होगा वही पावर सेकेंडरी कॉइल में होगा, यानी कि पावर इनपुट बराबर होगा हमेशा पावर आउटपुट के। तो पावर इन सेकेंडरी कॉइल बराबर होगा पावर इन प्राइमरी कॉइल। पावर के लिए फार्मूला होता है VI, सेकेंडरी कॉइल के लिए तो VS, IS, प्राइमरी कॉइल के लिए VP, IP। आपने IS को मालूम करना है तो IS को यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से IS को अगर हम सेपरेट करेंगे तो IS बराबर होगा VP IP डिवाइडेड बाय VS। चूँकि हमें नंबर ऑफ़ टर्न्स पता है तो टर्न्स रेशो के लिए ये बात हम जानते हैं, नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। जिस कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होंगे वहाँ वोल्टेज यानी कि EMF वहाँ ज़्यादा होगा। इस फार्मूले को हम टर्न्स रेशो कहते हैं। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होंगे तो सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर प्राइमरी में ज़्यादा होंगे तो वोल्टेज प्राइमरी कॉइल पे ज़्यादा होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ़ टर्न्स EMF यानी वोल्टेज के साथ। लिहाजा यहाँ पर ये जो फार्मूला है इस हिसाब से ये फार्मूला बन जाएगा। VP अपॉन VS की जगह पर हम लिख सकते हैं, VP अपॉन VS की जगह लिख सकते हैं हम NP डिवाइडेड बाई NS। इस फार्मूले से मल्टीप्लाई बाई IP, वैल्यूज पुट कर देंगे। NP हमारे पास क्या है 410, IP हमारे पास क्या है 6, NS हमारे पास है 1230। इसे हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगा 2 एम्पेयर। 2 एम्पेयर इज़ द राइट आंसर। तो इसमें जो 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है उसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन A 2 एम्पेयर। Which of the following will not generate EMF? Holding a magnet stationary inside a coil। कि अगर किसी मैग्नेट को होल्ड किया जाए एक कॉइल में, स्टेशनरी कॉइल में, या मैग्नेट को होल्डिंग ए मैग्नेट स्टेशनरी, मैग्नेट को स्टेशनरी रखा जाए
तो ईएमएफ के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है, फैराडे लॉ ये कहता है कि जब तक आप फ्लक्स में चेंजिंग नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग नहीं आएगी, तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसमें ऑप्शन ए जो है इसके मुताबिक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है। बी में कहते हैं रोटेटिंग अ कॉइल अराउंड अ स्टेशनरी मैग्नेट, यानी कि अगर आप किसी कॉइल को मैग्नेट के अराउंड रोटेट करवाएंगे तो फ्लक्स का चेंज होगा और ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके। ऑप्शन सी में कहते हैं रोटेटिंग अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगेन किसी कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाया जाता है, फ्लक्स की चेंजिंग होगी, ईएमएफ आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मूविंग ए बार मैग्नेट अक्रॉस अ फ्लैट पीस ऑफ मेटल, अगेन यहाँ बार मैग्नेट को मूव करवाया जा रहा है। तो जब आप किसी कॉइल को, किसी मैग्नेट को मूव करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं, तो फ्लक्स के चेंज की वजह से उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। तो इस क्वेश्चन में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट जनरेट ईएमएफ, तो इसमें से बताएं कि ईएमएफ किस में प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जनाब ऑप्शन ए सही है, होल्डिंग अ मैग्नेट स्टेशनरी इनसाइड अ कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, the strength of the magnetic field linking to the coil, the speed with which the coil cuts the magnetic field, और इसी तरह ऑप्शन सी में कहते हैं the resistance of the coil cutting the magnetic field, ऑप्शन डी में कहते हैं the number of turns in the coil। बेसिकली फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि जो ईएमएफ है ये बराबर होगा माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यानी ईएमएफ का ताल्लुक नंबर ऑफ टर्न से भी है और फ्लक्स के चेंज के साथ भी है। एन और फाई बेसिकली ये फ्लक्स लिंक कहलाता है। इसको अगर हम देखें एन डेल्टा फाई, इसे हम फ्लक्स लिंक कहते हैं। तो कह रहे हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लिंकिंग टू द कॉइल, तो ये बिल्कुल सही है, ईएमएफ का ताल्लुक फ्लक्स लिंक से है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट, इससे तो है ऑप्शन ए से। बी में कहते हैं द स्पीड विथ विच द कॉइल कट्स द मैग्नेटिक फील्ड, और स्पीड से भी है, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग आएगी, मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा आप चेंजिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, उसी तरह से फ्लक्स का चेंज ज़्यादा होगा और ईएमएफ आपको ज़्यादा हासिल होगी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। और इसी में कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, basically the resistance of the coil does not affect the magnitude of EMF itself. It affects the current that flows once the EMF is induced. According to Ohm law, V is equal to IR, ये फॉर्मूला होता है V is equal to IR, बट इस फॉर्मूले में इसका ताल्लुक रेजिस्टेंस से नहीं है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड बट नॉट द EMF, ये फॉर्मूला मौजूद है मगर इसमें ईएमएफ का ताल्लुक रेजिस्टेंस से नहीं है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में इन्वॉल्व नहीं है ये। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी में कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बाकी तमाम चीज़ों पर ईएमएफ डिपेंड कर रही है सिवाय ऑप्शन सी के। रिलेटिव मोशन बिटवीन डैश and a conducting coil produces current in the coil, magnet ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में इंसुलेटर, सी में कहते हैं आयरन बार। रिलेटिव मोशन बिटवीन अ डैश एंड अ कंडक्टिंग कॉयल, बेसिकली कंडक्टिंग कॉयल में आपको करंट उसी वक्त हासिल होगी जब फ्लक्स का चेंज हो, फैराडे लॉ को हम यहाँ अप्लाई कर सकें, और फैराडे लॉ के मुताबिक जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी तो ही आपको इंडक्शन का प्रोसेस में होगा और ईएमएफ आपको हासिल होगी और उसके साथ साथ करंट आपको मिलेगा। तो इट मींस के मैग्नेट को ही आप मूव करवा सकते हैं। रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कंडक्टिंग कॉइल प्रोड्यूसेस करंट इन द कॉइल, तो ऑप्शन ए सही है मैग्नेट, क्योंकि आयरन बार को अगर आप मूव करवाएंगे कंडक्टिंग कॉइल के क्रॉस तो उससे आपको करंट हासिल नहीं होगी। इंसुलेटर में बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑल ऑफ दिस ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है मैग्नेट।
इस क्वेश्चन में कहते हैं इन अ क्लोज रिंग एंड इन ओपन रिंग, ए एंड बी ऑप्शंस हैं, मैग्नेट्स आर फॉलिंग along the axis of the ring, the current generated in A and B have directions. बेसिकली इस क्वेश्चन में जो डायग्राम दिखाई गई है इसमें ऑप्शन ए में कहते हैं कि एक मैग्नेट जिसके नॉर्थ और साउथ दो पोल हैं और इसको मूव करवाया जा रहा है, फॉलिंग नीचे की तरफ लाया जा रहा है, और इस केस में भी ऐसा ही है, नीचे की तरफ लाया जा रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में समझने की बात यह है कि इसमें कहते हैं द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज़ अप्रोचिंग द रिंग, यानी कि इस मैग्नेट के साउथ पोल को रिंग की जानिब मूव करवाते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द इंड्यूस करंट विल अपोज द इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। टू अपोज दिस द रिंग must behave like a south pole facing the falling magnet। यानी हम ये जानते हैं कि अगर आप किसी कॉइल को मैग्नेट के करीब लेकर आएंगे, करीब लाने की वजह से वो रिपल करेगा, ठीक है। यानी नॉर्थ को करीब लेकर जाएंगे तो नॉर्थ बन जाएगा, रिपल होगा, साउथ को करीब लेकर जाएंगे तो साउथ बनेगा और रिपल करेगा, हाँ दूर लेकर जाएंगे तो फिर अट्रैक्ट होगा। ये लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। तो लिहाजा जब आप इसके साउथ पोल को करीब लेकर जाते हैं रिंग के करीब, तो उसका मतलब यह है यहाँ पर क्या होगा, रिपल्जन होगी अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। और रिपल्जन के लिए शर्त यह है कि ये रिंग का फेस क्या बन जाए, साउथ बन जाए, बिकॉज के साउथ और साउथ दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो यूँ कह सकते हैं टू क्रिएट साउथ पोल ऑन टॉप द इंड्यूस करंट इन द रिंग मस्ट बी क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम द अबव। यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये साउथ की तरह बिहेव करेगा, इसको हम कह सकते हैं यूँ साउथ बनेगा। तो साउथ और साउथ दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। चूँकि मैग्नेट को करीब लाया जा रहा है इसलिए रिपल्जन होगी और ये फेस रिंग का ये क्या बन जाएगा, साउथ की तरह बिहेव करेगा। और साउथ बेसिकली डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सही है। तो इसमें जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, क्लॉकवाइज। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑप्शन बी में कि नॉर्थ को अगर हम करीब लेकर जाते हैं तो बेसिकली ये जो रिंग है ये रिंग इनकम्प्लीट रिंग है, ये क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज्ड, क्लोज रिंग नहीं है, जिसकी वजह से कंप्लीट पाथ करंट के लिए अवेलेबल नहीं होगा, लिहाजा इसमें कोई इंड्यूस करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कहते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, जबकि ऑप्शन बी में ये रिंग क्लोज नहीं है जिसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए क्लॉकवाइज एंड 0। इस क्वेश्चन में कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कॉइल और सर्किट is such that it opposes every cause of its production. This law is given by। ऑप्शन में आपके पास है फैराडे, किरचॉफ, लेंस एंड एम्पियर। The direction of induced current in a coil or a circuit in such that it opposes every cause of its production. This law is given by लेंस लॉ। लेंस लॉ ये कहता है कि जिस तरीके से आप ईएमएफ को प्रोड्यूस करेंगे, ईएमएफ को हासिल करेंगे, और ये ईएमएफ जो हासिल होगी वो अपने ही प्रोडक्शन के ख़िलाफ़ मज़ामत करेगा, इसको हम लेंस लॉ कहते हैं। तो इन चारों में लेंस लॉ इज़ द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में अ मेटेलिक सर्कुलर रिंग इज़ सस्पेंडेड by a string and is kept in a vertical plane. When a magnet is approached towards the ring, then it will। इसमें समझने की बात यह है कि लेंस लॉ के मुताबिक जब आप इस मैग्नेट को करीब लेकर जा रहे हैं, तो अभी हमने ये पढ़ा है, हम ये जानते भी हैं लेंस लॉ के मुताबिक कि आप जैसा करेंगे उसके अगेंस्ट आपको रिएक्शन मिलेगा। यानी कि आप इस मैग्नेट को करीब लेके जा रहे हैं
तो यहाँ पर ये रिपल्जन होगी। रिपल्जन का मतलब क्या है कि ये क्या बन जाएगा, ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा ये, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है कि जब रिपल्जन होगी तो ये दोनों रिंग और मैग्नेट दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा, ऑप्शन ए में कहते हैं रिमेन्स स्टेशनरी, ये रॉन्ग है। बी में कहते हैं गेट डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द मैग्नेट, ये भी रॉन्ग है, करीब नहीं आएंगे बल्कि दूर जाएंगे। ऑप्शन सी में कहते हैं गेट डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द मैग्नेट, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, नथिंग कैन बी सेड, ये ऑप्शन डी रॉन्ग है। तो चूंकि आप मैग्नेट को करीब लेके जा रहे हैं, कॉइल के करीब, तो लिहाजा रिपल्जन होगी, उसे दूर लाने की कोशिश करेगा, और अगर आप दूर लेके जाएंगे तो फिर ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यानी पास जाएंगे तो दूर जाना पड़ेगा, रिपल्जन होगी, और करीब जाएंगे तो फिर दूर, इस तरह से ये होगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। इस क्वेश्चन में कहते हैं इन द इक्वेशन EMF बराबर है -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द सेल्फ इंड्यूसेस करंट अपोजेज इट्स कॉज, बिल्कुल ठीक है, लेंस लॉ के मुताबिक माइनस साइन हम इसी वजह से यहाँ शामिल करते हैं फैराडे लॉ में। द इंड्यूस EMF अपोजेज द चेंज विच प्रोड्यूसेस इट, बिल्कुल ठीक है, जो EMF हासिल होगी वो अपने ही खिलाफ मज़ामत करेगी, बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन सी में कहते हैं द अकॉर्डिंग्स ऑफ इक्वेशन विद द लेंस लॉ, और ये इक्वेशन बिल्कुल लेंस लॉ के अकॉर्डिंग लिखी गई है, क्योंकि फैराडे लॉ में माइनस नहीं था, लेंस ने इसमें माइनस का इजाफा करवाया, तो फैराडे लॉ में अब माइनस के साथ हम लिखते हैं डी टू लेंस लॉ, बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, इट मीन्स कि ये तीनों बातें बिल्कुल ठीक हैं, ऑप्शन डी इज़ राइट, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन में कहते हैं द EMF इंड्यूस इन अ कॉइल इज डैश द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज। बेसिकली फैराडे लॉ क्या है, EMF बराबर होता है -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब EMF रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये इसको क्या कहते हैं, फ्लक्स लिंकेज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो EMF इनके साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें लिखेंगे ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी ऑप्शन में इंडिपेंडेंट लिखा है जो रॉन्ग है, सी में लिखा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी रॉन्ग है, और डी में लिखा है नॉन ऑफ द अबव, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं अ कॉइल्स हैविंग 500 स्क्वायर लूप्स ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर is placed normal to a magnetic induction which increases at the rate of 1.0 Tesla per second. The induced EMF in volts is, तो induced EMF इसमें मालूम करना है। क्या क्या चीज़ें आपके पास गिवन है, 500 स्क्वायर लूप्स, तो बेसिकली ये नंबर ऑफ लूप्स गिवन है, नंबर ऑफ लूप्स n इस क्वेश्चन में गिवन है, जो क्या है 500, और साइड ऑफ ईच स्क्वायर लूप ये क्या है, ये बेसिकली 10 सेंटीमीटर है, जिसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर होगा 100 से डिवाइड करने के बाद। इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक इंडक्शन विच इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1.0 टेस्ला पर सेकेंड। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है और सेकेंड टाइम की यूनिट है, यानी ये आपके पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये गिवन है, यानी कि ये गिवन है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, जिसकी वैल्यू है 1 टेस्ला पर सेकेंड।
इसके अलावा ईएमएफ आपसे पूछते हैं। ईएमएफ मालूम करने के लिए यहाँ हमें एरिया की ज़रूरत पड़ जाएगी। एरिया ऑफ ईच लूप अगर निकालना चाहें तो हम यही मालूम कर सकते हैं। एरिया बेसिकली क्या होगा, हर साइड की लेंथ 0.1 मीटर है, तो ये एरिया हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 0.01 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। और इसमें कहते हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल के मीनिंग्स ये हैं कि थीटा क्या होगा, इनके दरमियान बनने वाला थीटा 0 होगा और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस लिखते हैं। अच्छा जी, ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, फैराडे लॉ के मुताबिक n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसी तरह से हम लिख सकते हैं n फाई बेसिकली b डॉट a के बराबर होता है, तो मैक्सिमम कंडीशन के लिए पी ए लिखेंगे डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये n, ये आपके पास है 500 मल्टीप्लाई बाई b अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है आपके पास 1। एरिया आपके पास क्या है 0.01, मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यूज़ को तो ये मिलेगा 5 ईएमएफ की यूनिट है वोल्ट्स। तो ये ईएमएफ की वैल्यू आ गई आपके पास 5 वोल्ट्स। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 5। इस क्वेश्चन में कहते हैं आपसे, इन अ सर्किट विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohms the magnetic flux changes from 2 Weber to 10.0 Weber in 0.2 second. The charge that flows in the coil during this time is, चार्ज मालूम करना है। तो बेसिकली ये आपके पास फ्लक्स 1 है, मैग्नेटिक फ्लक्स 1, और ये आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स 2 है। 0.2 सेकेंड्स ये आपके पास टाइम है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 2 ohms। मालूम क्या करना है, चार्ज। अच्छा जी, चार्ज को हम कैसे मालूम करेंगे, पहले यहाँ पर जो चीज़ें गिवन हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फैराडे लॉ के मुताबिक ईएमएफ का ताल्लुक फ्लक्स के चेंज से होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो इस एतबार से अगर हम ईएमएफ मालूम करें, कांस्टेंट है ये नंबर ऑफ टर्न्स, तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हमारे पास 10 - 2 और टाइम की वैल्यू है 0.2। ये बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ इस्तेमाल करते हैं जो हम 1 ले रहे हैं जब गिवन नहीं है। तो 10 - 2 8 को डिवाइड करेंगे 0.2 से, तो ये रिजल्ट मिल जाएगा 40 वोल्ट। ओम्स लॉ के मुताबिक V = IR होता है। यहाँ से I को सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा V अपॉन R, और V हमारे पास या V EMF है या जिसको वोल्टेज कह सकते हैं, ये क्या है 40 है, कैलकुलेट कर चुके हैं, और R की वैल्यू 2 है। 40/2 ये बनेगा 20 एम्पियर। बट ये फार्मूला होता है Q = IT। चार्ज मालूम करना है, करंट की वैल्यू कितनी आई है 20, और टाइम हमारे पास 0.2 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा 4 कूलम, और 4 कूलम ये लिखा है आपके पास ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी करेक्ट। A magnet falls with its south pole along the axis of ring. The current generated is dash and acceleration is. लेंज लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। इसके मुताबिक a south pole approaching the ring increases upward flux through it. By Lenz's law, the ring induces a current that creates a downward field to opposes that increases.
दिस रिक्वायर्स अ क्लॉकवाइज करंट व्यूड फ्रॉम अबव, यानी जब आप ऊपर से देख रहे होंगे तो उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज बनेगी। इसकी वजह यह है कि रिपल्जन होगा, जब आप इसको करीब लेकर जा रहे हैं तो रिपल्जन के लिए सेम फेस का होना ज़रूरी है, यानी साउथ है तो साउथ दोनों रिपल करेंगे, नॉर्थ है तो नॉर्थ रिपल करेंगे, ये पॉसिबल है। द रिजल्टिंग मैग्नेटिक इंट्रैक्शन अपोजेस द मोशन, सो द मैग्नेटिक एक्सेलरेशन इज लेस देन जी, वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि जब इस मैग्नेट को फॉल्स विद इट्स एस पोल गिराया जाएगा इस रिंग के अलोंग, तो ऐसी सूरत में ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा और लेस देन जी होगा, यानी कि ये ऑप्शन सी बनेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Len's law is manifestation of the conservation of energy. लेंस लॉ बेसिकली जब आप मैग्नेट को किसी कॉइल के नज़दीक मूव करवाते हैं, करीब या दूर लेकर जाते हैं, तो ऐसी सूरत में जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। और लेंस लॉ ये कहता है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस द चेंजेस इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट। This opposition ensures that energy is conserved. The induced current cannot create energy out of nothing. Instead of resistance, the cause of induced Len's law is a manifestation of the conservation of ऑप्शन आपके पास हैं करंट, एनर्जी, वोल्टेज, ऑल ऑफ दिस। बेसिकली लेंस लॉ दरअसल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और इसके मुताबिक लेंस लॉ ये कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूसेस इट। बेसिकली ये जो लॉ है दरअसल ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। दिस अपोजिशन इंश्योर्स दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड। द इंड्यूस करंट कैन नॉट क्रिएट एनर्जी आउट ऑफ नथिंग, इंस्टेड इट रेजिस्ट द कॉज ऑफ इंडक्शन मेंटेनिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो याद रखिएगा लेंस लॉ दरअसल मैनिफेस्टेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं व्हेन अ करंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल व्हेन अ कॉइल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड नंबर ऑफ टर्न्स n is rotated in uniform magnetic field B with angular velocity omega, then the maximum EMF induced in the coil will be, और ये आपके पास ऑप्शंस है। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जो फॉर्मूला है वो है, इसे यूं याद रखा है हमने, एन ओमेगा ए बी, नवाब, इस तरीके से हमने याद रखा है। बाकी इसके ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, एन ओमेगा ए बी, नवाब एन ओमेगा ए बी, ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे तो याद रहेगा। बाकी इसके ऑर्डर्स आप क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं। ये ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। इसमें आपसे पूछा है द मैक्सिमम ईएमएफ, और उसके साथ फॉर्मूला लिखते हैं हम आगे साइन ओमेगा टी का। तो ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, किसी भी पॉइंट पर ईएमएफ आप मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। और हाँ, अगर हम मैक्सिमम ईएमएफ की बात करेंगे तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, 90 एंगल पर 1 के बराबर होती है। तो ये मैक्सिमम ईएमएफ आपको मिलेगा। एसी जनरेटर में हम इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। तो ये फॉर्मूला मिलेगा एन ओमेगा ए बी, जिसके ऑर्डर अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये बनेगा बी एन ए ओमेगा। तो ये जो आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं बी एन ए ओमेगा, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ
ऑप्शन बी में लिखा है तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बी एन ए ओमेगा विच इज़ द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। इस क्वेश्चन में कहते हैं द ग्राफ shows how an alternating current I of peak value I naught varies with time। और ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है, इसे हमें वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। तो पहले में देखें क्या कहते हैं। पहले में कहते हैं कि ये I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 5 पाई टी। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है हमारे पास ये होता है ओमेगा टी के। ये क्या है, ये है ओमेगा टी। इट मीन्स कि जो ओमेगा की वैल्यू है यहाँ पर वो क्या गिवन है, 5 पाई गिवन है। ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ मैं। ऑप्शन ए में जो ओमेगा है वो दरअसल क्या है, 5 पाई गिवन है और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी के। तो ये बराबर हो गया किसके, 5 पाई के। पाई से पाई कैंसिल। अगर हम टी की वैल्यू निकालें विच इज़ द टाइम पीरियड तो ये बनेगा 2/5 और 2.5 के मीनिंग्स होते हैं 0.4 सेकेंड्स। ये रिजल्ट मिलेगा ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, सही है। ऑप्शन बी में क्या कहते हैं, ऑप्शन बी में है आई इक्वल टू आई नॉट साइन पाई टी, यानी कि ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ क्या है, टी में ओमेगा टी, यानी ओमेगा बराबर है ये टी से पहले जो कुछ भी लिखा है पाई डिवाइडेड बाई 0.0025 और अगेन ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी के। तो ये वैल्यू हो गई पाई अपॉन 0.0025। पाई से पाई कैंसिल। अगर हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टी, तो ऐसी सूरत में ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.0025 से। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा 0.005 के बनेगा, यानी 25 2 50, यानी कि ये रिज़ल्ट बन जाएगा आपको। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सी में कहते हैं ये रिज़ल्ट 2 पाई अपॉन, तो ये बेसिकली क्या है, सी में ओमेगा की वैल्यू यहाँ क्या है 2 पाई अपॉन 2.5। तो ये वैल्यू है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी के। तो ये 2 पाई डिवाइडेड बाई 2.5, पाई से पाई कैंसिल। टी की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई होगा 2.5 से, तो ये बन जाएगा 5 सेकेंड्स। तो ये वैल्यू आ रही है 5 सेकेंड्स। यहाँ टी की वैल्यू ये आ रही है सेकेंड्स में और यहाँ टी की वैल्यू ये आ रही है ऑप्शन ए में। फिर इसी तरह से डी में ऑप्शन में कहते हैं 800 पाई टी। 800 पाई टी ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ओमेगा बराबर है, ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा बराबर है 800 पाई के। ठीक है, 800 पाई के। तो ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई अपॉन टी वेयर टी इज़ अ टाइम पीरियड। 800 पाई, पाई से पाई कैंसिल। अगर हम टी को सेपरेट करेंगे तो ये टी वहाँ चला जाएगा, तो ये बनेगा 2/800। 2/800 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिज़ल्ट मिलेगा 0.0025 सेकेंड्स। और इसको अगर हम एक काम और कर लेते हैं, अगर मैं पॉइंट को यहाँ ले जाऊँ तो ये बनेगा 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड, जिससे हम लिख सकते हैं 2.5 मिली सेकेंड। तो ये रिज़ल्ट मिलेगा, टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी। बेसिकली जो टाइम पीरियड है एक लूप के लिए, ये यहाँ से देखें, अगर आप ये आपके पास जो है यहाँ का टाइम जो बनता है वो क्या बनता है, ये लिखा है यहाँ पर 2.5। तो ये टाइम पीरियड है।
और ये लिखा है टाइम पीरियड किस में, मिली सेकेंड में। बेसिकली ये टाइम पीरियड यहाँ बनता है 2.5 मिली सेकेंड। तो जो कैलकुलेशन हमने की है उसके मुताबिक ABCD 4 ऑप्शंस थे, उसमें 2.5 मिली सेकेंड जो हमें मिला है वो ऑप्शन डी में मिला है। ये मिला है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी करेक्ट है। I इज इक्वल टू I नॉट साइन 800 पाई टी। इस क्वेश्चन में कहते हैं द डायग्राम शोज हाउ द EMF ऑफ अ सिंपल जनरेटर वेरीज विथ टाइम, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF। तो आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है और मैक्सिमम EMF निकालना है। तो मैक्सिमम EMF और फ्रीक्वेंसी, ये जो लाइन कट रही है यहाँ पर, इसका मतलब ये जो EMF है वो क्या है, ये है मैक्सिमम EMF। तो इसका मसला तो हल हो गया कि मैक्सिमम EMF क्या है, ये है 2 वोल्ट्स। ठीक है, अब आ गई बात फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी को हम टाइम पीरियड के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये एक कंप्लीट वेव यहाँ बनी है इस पॉइंट पर और ये टाइम यहाँ पर गिवन है 5 मिली सेकेंड। तो टाइम यहाँ है 5 मिली सेकेंड। 5 मिली सेकेंड के मीनिंग्स हो गए 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। और टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टाइम की जगह पर 1 आवर एफ लिख सकते हैं। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इसको अब लिख सकते हैं 1/5 इंटू 10⁻³ अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा 200 और फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज़। तो हमें तलाश करना है ABCD में से जहाँ फ्रीक्वेंसी 200 हो और मैक्सिमम EMF 2 हो। तो ये लिखा है फ्रीक्वेंसी 200 और मैक्सिमम EMF लिखा है 2.0 वोल्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स डैश एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर का काम क्या होता है? जनरेटर बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है और ये कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी। साउंड पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हीट ये भी पॉसिबल नहीं है, मैग्नेटिक ये भी नहीं है, बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ एन AC जनरेटर हैज़ अ। AC जनरेटर में जो EMF है उसका फॉर्मूला होता है, किसी भी पॉइंट पर EMF जब आप मालूम करते हैं तो वो फॉर्मूला होता है EMF इज इक्वल टू N ओमेगा AB साइन ओमेगा T। इस फॉर्मूले में साइन मौजूद है। इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा या इसकी जो शेप बनेगी वो साइन वाली शेप बनेगी। और आपके पास जो ऑप्शन है साइनसॉइडल शेप, ट्रायंगुलर शेप, और सी में कहते हैं स्क्वायर शेप, डी में कहते हैं स्ट्रेट लाइन शेप। तो चूँकि इसके फॉर्मूले में EMF के फॉर्मूले में साइन है, लिहाजा इसकी शेप साइनोसॉइडल शेप बनेगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज़ बेस्ड ऑन। जनरेटर में क्या होता है? जनरेटर में जब आप कॉइल को मैग्नेट के अराउंड रोटेट करवाते हैं तो फ्लक्स चेंज होती है और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसमें हम EMF हासिल करते हैं। ये लॉ बेसिकली ऑप्शन जो हमारे पास हैं फैराडे लॉ, कूलम्स लॉ, एम्पेयर लॉ, लेंज लॉ। कूलम्स लॉ में तो दो चार्ज के दरमियान हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। लेंज लॉ बेसिकली जो फैराडे लॉ की वजह से जो EMF हासिल होती है उसकी डायरेक्शन को, अपोजिशन को वो लेंज लॉ के ज़रिए हम जाहिर करते हैं। जबकि एम्पेयर्स लॉ में हम सम ऑफ द बी डॉट डेल्टा मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ एलिमेंट के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये जो लॉ है इस बेसिकली प्रिंसिपल आप कह लें, प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन फैराडे लॉ। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कहते हैं आपसे द आर्मेचर ऑफ अ जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट स्क्वायर कॉइल
of side 4 centimeter and 200 turns. The coil rotates in a magnetic field of 0.75 Tesla. The angular speed so that a maximum EMF of 1.6 volt is generated is, और आपके पास ऑप्शंस हैं 20/3 रेडियन पर सेकेंड, 20/3 RPM रेवोल्यूशन पर मिनट, 20/3 रोटेशंस पर सेकेंड, और ऑप्शन डी में कहते हैं नॉन। मीन्स कि इस क्वेश्चन में आपने ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, यूनिट से देखकर आपको अंदाज़ा हुआ, और जो हमारे पास चीज़ें गिवन हैं उसके मुताबिक मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला होता है एन ओमेगा ए बी, ये फॉर्मूला होता है। इसमें से अगर हम ओमेगा को सेपरेट करेंगे तो मैक्सिमम ईएमएफ डिवाइडेड बाई एन ए बी। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, ये लिखा है मैक्सिमम ईएमएफ 1.6 वोल्ट डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं ये लिखा है 200 टर्न्स। एरिया क्या है, फ्लैट स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, तो एरिया बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेथ को कहते हैं, यानी 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 4 एक्सपोनेंट माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू एक्सपोनेंट माइनस 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होगा, और 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, बी की वैल्यू क्या है 0.75। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये 1.6 एंड डिवाइडेड बाय 200, 4 4 ज़ा 16 इंटू 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 0.75। अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूँ, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को हटा दूँ तो यहाँ पर ये 10 बन जाएगा, तो वैल्यूज़ क्या रह जाएंगी हमारे पास, ये 16 हो जाएगी, ये 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम 0.75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7.5, और 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1500, तो ये 1/1500 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर +4 डिवाइडेड बाई 1500। 10 की पावर +4 के मीनिंग्स होते हैं 1, 4 टाइम्स 0 डिवाइड बाई 1500, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100/15, यानी कि इसको आप सॉल्व करेंगे अगर 5 के टेबल से तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 20 ज़ा 100, 20/3 रिजल्ट बनेगा ये। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा 20/3, और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है SI यूनिट रेडियन पर सेकंड। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 20/3 रेडियन सेकंड इनवर्स या रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द ग्राफ शोज द वेरिएशन with time t of a low frequency alternating voltage V. Which expression is the representation of this voltage? इसके लिए बताएं सही रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। अच्छा जी, EMF का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू V0 मैक्सिमम EMF या मैक्सिमम वोल्टेज कह रहे हैं आप, साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला है V0 साइन ओमेगा बराबर होता है 2π/t के। कैपिटल टी बेसिकली टाइम पीरियड है और स्मॉल टी कोई भी टाइम है, इंस्टैंटेनियस टाइम है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये वाला पॉइंट जाकर किससे मिल रहा है, इस पॉइंट से मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है 0.5 है, तो 0.5 V0 है, मैक्सिमम वोल्टेज है, साइन और 2π डिवाइड बाई टी, ये एक लूप यहाँ पर मुकम्मल हुआ, ये ऐसे,
यहाँ मुकम्मल हुआ तो ये लिखा है 0.2, इसका मतलब ये टाइम है 0.2, टाइम पीरियड 0.2 है, और ये मल्टीप्लाई बाई टी है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 2 को 0.2 से डिवाइड करते हैं, तो ये बनेगा 0.5 साइन 10 पाई टी, ये रिजल्ट मिलेगा 2 को 0.2 से डिवाइड करने के बाद। और ये ऑप्शन आपके पास लिखा है ऑप्शन 10 पाई टी, ये लिखा है आपके पास ऑप्शन सी में 0.5 10 पाई टी। यहाँ भी लिखा है 10 पाई टी, मगर यहाँ पर लिखा है 1.0 जो कि रॉन्ग है, 1 ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी सही है 0.5 साइन 10 पाई टी। विच क्वांटिटीज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये आपके पास फर्ज कर लें इसे प्राइमरी कॉइल है, और ये आपके पास क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी पर ज़्यादा हैं, सेकेंडरी पर कम है, तो ये ट्रांसफार्मर कहलाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के साथ भी यही होगा, प्राइमरी कॉइल पे वोल्टेज ज़्यादा होगा, सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज कम होगा। जबकि करंट के लिए करंट प्राइमरी कॉइल पे क्या होगा, कम, और सेकेंडरी कॉइल पे क्या होगा, ज़्यादा। सही है, तो वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होंगे, बिकॉज पावर बराबर होता है दोनों कॉइल पर, और पावर बराबर है V इंटू आई के। तो जिस कॉइल पे वोल्टेज बढ़ेगा उस कॉइल पे करंट कम, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो विच क्वांटिटी इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बढ़ क्या रहा है जनाब, करंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, करंट। तो करंट सेकेंडरी कॉइल पे क्या है, ज़्यादा है, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसी तरह से इस क्वेश्चन में कहते हैं विच ऑफ द रिमेन कांस्टेंट इन ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर में क्या कांस्टेंट होगा, करंट, पोटेंशियल, पावर, फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट होगा। तो इसमें सही ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी आप ले रहे हैं वही फ्रीक्वेंसी जो इनपुट पे होगी वही आउटपुट पे होगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इस क्वेश्चन में कहते हैं द वोल्टेज इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप से मुराद ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को इंक्रीज करता हो, बढ़ाता हो, आर 200 वोल्ट एंड 4 के। इसका मतलब ये है कि ये वोल्टेज है किस पर है, वोल्टेज प्राइमरी कॉइल पर है। 4 kV ये वोल्टेज है किस पर, सेकेंडरी कॉइल पे। वोल्टेज चूँकि बढ़ रही है या बढ़ाते, ऐसी सूरत में ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इफ़ द करंट इन द प्राइमरी इज़ 1 एम्पेयर, और ये क्या है, करंट है किस पर है, प्राइमरी कॉइल पर है, तो ये है IP। देन द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, तो मालूम क्या करना है, करंट इन सेकेंडरी कॉइल। अब हमारे पास ये पावर का ही फार्मूला है जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, P इज इक्वल टू VI। तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे, या टर्न्स रेशियो से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पावर इन सेकेंडरी कॉइल बराबर होगा पावर इन प्राइमरी कॉइल के। पावर बराबर होता है VI के, पावर बराबर होता है VI के। सेकेंडरी कॉइल के लिए SS हो जाएगा, प्राइमरी कॉइल के लिए PP हो जाएगा। IS आपने मालूम करना है, तो VP IP डिवाइडेड बाई VS। अगर वैल्यूज़ पता हैं तो पुट कर देंगे। VP क्या है 200, IP क्या है 1, इसी तरह से VS क्या है 4 kV। 4 kV का मतलब है 4000 किलो मीन्स 1000, 4000 वोल्ट। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, इसमें जो रिजल्ट मिलेगा हमारे पास वो क्या है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0।
1/20. 1/20 मीन्स 0.05. 0.05 को हम लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, और इसे लिख सकते हैं हम 50 मिली एम्पेयर. मिली मीन्स 10⁻³ तो इसमें सही ऑप्शन है 50 मिली एम्पेयर. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. बाकी ऑप्शंस बी सी डी में जो लिखा है वो रॉन्ग है. इस क्वेश्चन में कहते हैं द टर्न्स रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 2:3. टर्न्स रेशियो मीन्स द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल. NS/NP ये बराबर है 2:3 के. 2:3 मीन्स NS/NP बराबर है 2/3 के. ऐसे भी लिख सकते हैं. ये लिखा है क्वेश्चन में. इफ़ द करंट थ्रू द प्राइमरी इज 3 एम्पेयर, प्राइमरी कॉइल में ये करंट है, देन द करंट थ्रू द लोड, यानी करंट आपसे पूछते हैं सेकेंडरी कॉइल पे, ये मालूम करना है. तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं VS/VP बराबर होता है IP डिवाइडेड बाई IS. बेसिकली इन्वर्सली रिलेशन है. ये इन्वर्सली रिलेशन है. वोल्टेज ज़्यादा होगा जिस कॉइल पर, वहाँ पर करंट कम. अब ये VS/VP बेसिकली ये बराबर होता है किसके? टर्न्स रेशो के. ये होता है NS/NP के बराबर. तो हम लिख सकते हैं NS/NP की वैल्यू क्या है? ये है 2/3. IP की वैल्यू 3 है. IS आपने मालूम करना है. IS को सेपरेट करेंगे तो ये उधर चला जाएगा. IS 2 से जाकर मल्टीप्लाई होगा और 3 3 9 बनेगा. ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2. 9/2 बेसिकली क्या है? 4.5 एम्पियर है. तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 4.5 एम्पियर. अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू, ट्रांसफार्मर को हम इस्तेमाल करते हैं कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए, जी नहीं, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते. ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए तो हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, डायोड इस्तेमाल करते हैं. बी में कहते हैं कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये भी रॉन्ग है. बेसिकली ये तो काम जनरेटर करता है, ऑप्शन बी में जो लिखा है. इसके अलावा ऑप्शन सी में कहते हैं कन्वर्ट डायरेक्ट करंट टू ऑल्टरनेटिंग करंट. ये भी रॉन्ग है. और चेंज द लेवल ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसका मतलब ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज को बढ़ाना या कम करना होता है. तो ऑप्शन डी सही है, चेंज द लेवल ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं आपसे अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू लाइट अ 10 watt and 110 volt lamp from 220 volt mains. If the main current is 0.5 ampere, the efficiency of the transformer is approximately. तो ये आपके पास जो ऑप्शन है इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन हैं? ये पावर गिवन है 100 watt, 110 volt लैम्प, ये वोल्टेज गिवन है आपके पास, आउटपुट, ये पावर है, ये भी आउटपुट है जिसे आप सेकेंडरी कॉल पे कह सकते हैं. फ्रॉम द 220 वोल्ट मेन, इसका मतलब ये वोल्टेज है प्राइमरी कॉइल पर जिसे आप इनपुट वोल्टेज कह सकते हैं. इफ़ द मेन करंट इज़ 0.5 एम्पियर, यानी ये करंट सप्लाई है, आप कह सकते हैं करंट इन द प्राइमरी कॉइल. और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मालूम करनी है, तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को हम मालूम करते हैं कैसे? पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट. आउटपुट पावर से मुराद पावर इन सेकेंडरी कॉइल, इनपुट पावर से मुराद पावर इन प्राइमरी कॉइल. क्या हमें सारी चीज़ें मालूम हैं?
हमें ये पावर सेकेंडरी कॉइल पे मालूम है, प्राइमरी कॉइल पर पावर हमें मालूम नहीं है। पावर प्राइमरी कॉइल पे क्या होगा, P इज इक्वल टू वी आई, प्राइमरी कॉइल पे। वोल्टेज प्राइमरी कॉइल पे क्या है, ये लिखा है 220। करंट प्राइमरी कॉइल पे क्या है 0.5। मल्टीप्लाई करेंगे 220 को 0.5 से तो ये बनेगा 110। पावर की यूनिट है वॉट, तो ये मिला पावर इन प्राइमरी कॉइल। अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सेकेंडरी कॉइल पे पावर है 100, प्राइमरी कॉइल पे है 110, और अगर एफिशिएंसी परसेंटेज में है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 110 को जब 110 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 90.9 परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, जिसको आप कह सकते हैं 90%। तो ये आपके पास जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में 90% ऑप्शन डी लिखा है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं इफ़ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल and the number of turns in it are IP and NP respectively. If the current in the primary coil and the number of turns in it are IP and NP, बिल्कुल ठीक है, and the number of turns and the current in the secondary are NS and IS, बिल्कुल ठीक है, then the value of NS is to NP. NS into NP, ये आपसे पूछते हैं क्या होगा ये बेसिकली इसको हम पावर के फॉर्मूले से लिख सकते हैं कि पावर प्राइमरी कॉइल पे जितना होगा उतना ही पावर सेकेंडरी कॉइल पे होगा। उस एतबार से ये बनेगा VP IP, ये बनेगा VS IS। अगर हम VS अपॉन IS को लिखें, VS अपॉन VP को लिखें, तो ये बनेगा IP अपॉन IS। इन्वर्सली रिलेशन होते हैं करंट और वोल्टेज। ये VS अपॉन VP दरअसल ये टर्न्स रेशो को रिप्रेजेंट करता है। NS अपॉन NP बराबर होता है VS अपॉन VP के, यानी जिस कॉइल में टर्न्स ज़्यादा होंगे उस पर वोल्टेज ज़्यादा होगा। NS अपॉन NP, NS अपॉन NP या VS अपॉन VP दोनों बराबर हैं, तो आप VS अपॉन VP की जगह आप लिख सकते हैं IP अपॉन IS, जो बराबर है किसके, NS अपॉन NP के। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं IP इज़ टू IS। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन IP इज़ टू IS, ये ऑप्शन लिखा है ऑप्शन सी में। तो NS इज़ टू NP, NS इंटू NP ये बराबर है IP इज़ टू IS। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। The ratio of EMF across primary coil to the EMF across secondary coil is, और EMF का ताल्लुक करंट से है, करंट जिस कॉइल पे कम, EMF उस कॉइल पे ज़्यादा। द रेशियो ऑफ द EMF अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, यानी वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, टू द वोल्टेज ऑन या EMF ऑन सेकेंडरी कॉइल, इसका ताल्लुक इस तरह से होगा करंट के साथ अगर रिलेट करेंगे तो ये सेकेंडरी कॉइल डिवाइड में है तो यहाँ सेकेंडरी कॉइल, और यह प्राइमरी है तो यहाँ भी प्राइमरी। इन्वर्सली रिलेशन कहते हैं इसको। तो ये रिलेशन आपकी बन जाएगी IS अपॉन IP के बराबर, और ये लिखा है आपके पास ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं एक ऐसे ट्रांसफार्मर को जो वोल्टेज को सेकेंडरी कॉइल पे बढ़ा दे। वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल सेकेंडरी इंक्रीजेस एंड द पावर इन सेकेंडरी, ऑप्शन ए में कहते हैं रिमेन सेम, बी में कहते हैं इंक्रीज बिकॉज करंट डिक्रीजेस, डिक्रीज बिकॉज वोल्टेज इंक्रीजेस, और आखिर में कहते हैं मे इंक्रीज इफ वोल्टेज रिमेन सेम। बेसिकली ट्रांसफार्मर में
पावर में कोई चेंजिंग नहीं आती, जो पावर प्राइमरी पे होगा वही सेकेंडरी पे होगा। तो ऑप्शन बी में कहते हैं इंक्रीजेज बिकॉज करंट डिक्रीजेज। तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। वोल्टेज इन द सेकेंडरी इंक्रीजेज एंड द पावर इन द सेकेंडरी, तो पावर आपसे पूछते हैं, तो पावर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पर बराबर है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, रिमेन सेम, बिकॉज पावर दोनों कॉइल पर सेम रहता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं इन अ ट्रांसफार्मर हीट इज प्रोड्यूसेस ड्यू टू एडी करंट इज। तो आपके पास ऑप्शंस हैं प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, आयरन कोर, ऑल ऑफ दिस। एडी करंट आर इंड्यूस्ड इन द आयरन कोर of the transformer when magnetic flux changes. These circulating currents produce heating called eddy current loss. तो इसमें जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, आयरन कोर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं डैश इज द एनर्जी एक्सपेंडेड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द कोर मटेरियल इन ईच साइकिल ऑफ द एसी। ऑप्शन आपके पास हैं पावर लॉस, हीट लॉस, हिस्टेरियस लॉस, ऑल ऑफ द अबव। द एनर्जी यूज्ड अप इन मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग द ट्रांसफार्मर core material during each AC cycle is called hysteresis loss। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो ऑप्शन सी सही है, hysteresis loss। अब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग बार, 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं पहले। 50 सेंटीमीटर मीन्स द 0.5 मीटर। 50 सेंटीमीटर लॉन्ग बार इज मूव्ड विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड v गिवन है। इन द मैग्नेटिक फील्ड ये b गिवन है एज शोन इन द फिगर। द EMF जनरेटेड इज, बेसिकली ये टॉपिक है मोशनल EMF का। मोशनल EMF का फॉर्मूला होता है VBL। VBL साइन ऑफ थीटा, चूँकि परपेंडिकुलर है, मैक्सिमम EMF हासिल हो रही है, तो साइन थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। VMF, V की वैल्यू क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, B क्या है 0.01, लेंथ क्या है 0.5। अब अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो 0.02 और EMF की यूनिट क्या है वोल्ट्स। तो ये EMF हमें मिल जाती है 0.02 वोल्ट्स। ऑप्शन हमारे पास है, उसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 0.02 वोल्ट। द लॉस ऑफ पावर इन ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू, ऑप्शन आपके पास है एडी करंट, ओके ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है ये। ऑप्शन बी में कहते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरियस, इसकी वजह से भी लॉस ऑफ पावर होता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी में कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ये भी ठीक है। It means the loss of power in the transformer is due to eddy current, magnetic hysteresis, resistance of the coil. All options are correct. Option D, all. इस क्वेश्चन में कहते हैं a step down transformer transformers 220 volts to 110 volt, यानी ये ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 110 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये वोल्टेज है प्राइमरी कॉइल पर और ये है सेकेंडरी कॉइल पर। इफ़ द करंट इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी आर 5 एम्पियर, ये है करंट प्राइमरी कॉइल पर और ये करंट है सेकेंडरी कॉइल पर। तो जिस कॉइल पे वोल्टेज ज़्यादा होगा उसमें करंट कम, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज, एफिशिएंसी कहते हैं मालूम करें। एफिशिएंसी बराबर होता है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, यानी पावर इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय पावर इन प्राइमरी। परसेंटेज में है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, सेकेंडरी कॉइल के लिए SS, VI प्राइमरी कॉइल के लिए PP।
सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज है 110, करंट है 9। वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल है आपके पास 220 और प्राइमरी कॉइल पे करंट है 5। 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि परसेंटेज में चाहिए आपको एफिशिएंसी। सॉल्व करेंगे तो 110 1 ज़ा 110 2 ज़ा 220। फिर इसी तरीके से ये बन जाएगा 2 5 ज़ा 10, 9 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड 2 5 ज़ा 10, 0 से 0 कैंसिल, 90 10 ज़ा 9 10 ज़ा 90%। तो ये आपके पास ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन डी 90%। इस क्वेश्चन में कहते हैं इफ़ टर्न्स इन द प्राइमरी इज इक्वल टू 50, तो प्राइमरी में कितने टर्न्स हैं? 50 हैं। एंड सेकेंडरी ये क्या आपके पास NS है। प्राइमरी वोल्टेज ये क्या है? VP है। एंड प्राइमरी करंट क्या है? ये है IP। देन द आउटपुट पावर विल बी, तो पावर मालूम करना है आपने सेकेंडरी कॉइल पर। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो इसको हम पावर के ज़रिए ही मालूम कर सकते हैं। पावर सेकेंडरी कॉइल पे जो होगा वही पावर होगा प्राइमरी कॉइल पर, और यहाँ पर पावर का फॉर्मूला है V/I। ऐसे लिख सकते हैं हम। पावर इन प्राइमरी कॉइल बेसिकली VP/IP। अगर हम इसके ज़रिए कैलकुलेट कर लें तो ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। VP की वैल्यू क्या है? 120। IP क्या है? 3। 123 ज़ा 360। और चूँकि पावर निकाला है आपने सेकेंडरी कॉइल पर प्राइमरी कॉइल की मदद से, तो पावर की यूनिट है वाट, 360 वाट। और ये आपके पास ऑप्शन ए में लिखा है 360 वाट। इस क्वेश्चन में कहते हैं टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर द फ्लक्स कॉपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल शुड बी स्मॉल, मैक्सिमम, मे बी स्मॉल और मे बी मैक्सिमम एंड ज़ीरो। ये 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। और क्वेश्चन में कहते हैं टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर द फ्लक्स कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल शुड बी। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेसिकली टू रिड्यूस लीकेज फ्लक्स एंड इम्प्रूव ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी द फ्लक्स कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल शुड बी मैक्सिमम। तो इसमें आपके पास ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैव 50 एंड 200 टर्न्स। तो ये आपके पास क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी पर और ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी पर। देन प्राइमरी इज़ कनेक्टेड टू 9 वोल्ट बैटरी, तो ये वोल्टेज है प्राइमरी पर। एंड द सेकेंडरी वोल्टेज VS आपने मालूम करना है, तो इसे हम टर्न्स रेशियो के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। तो इसे हम टर्न्स रेशियो के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। बिकॉज फार्मूला क्या होता है? VS/VP बराबर होता है NS/NP। अगर हम इसमें से VS को सेपरेट करते हैं तो ये बराबर होगा NS/NP, और ये VP को उधर भेजेंगे तो ये VP। वैल्यूज पुट करेंगे। NS की वैल्यू है 200, NP की वैल्यू है 50 और VP की वैल्यू है 9। 51 ज़ा 50, 54 ज़ा 200, 9 4 ज़ा 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36। तो ये आपके पास ऑप्शन होगा 36। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू द प्राइमरी टर्न्स इन द ट्रांसफार्मर इज 3:2। ये टर्न्स रेशियो है, द रेशियो ऑफ द सेकेंडरी टू द प्राइमरी NS/NP। पहले सेकेंडरी लिखा है इसलिए सेकेंडरी लिखेंगे। 3:2 है ये। 3:2 मीन्स
NS अपॉन NP बराबर है 3/2 के। इफ़ द पावर आउटपुट इज P, ये पावर आउटपुट है, पावर इन सेकेंडरी कॉइल है, देन द इनपुट पावर नेगलेक्टिंग ऑल लॉसेस मस्ट बी इक्वल टू। तो ट्रांसफार्मर में पावर इनपुट और पावर आउटपुट दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ऑप्शन P सही होगा, ऑप्शन C इज करेक्ट। The efficiency of transformer is very high because options are: there is no moving part in the transformer, it produces very high voltage, it produces very low voltage, none of the above. The efficiency of the transformer is very high because it has no moving parts, so mechanical energy losses like friction are absent. Option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे कहते हैं अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड ऑन अ 1000 वोल्ट लाइन टू डिलीवर 20 एम्पेयर एट 120 वोल्ट एट द सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है? 1000 वोल्ट लाइन, ये है वोल्टेज ऑन प्राइमरी कॉइल या EMF ऑन प्राइमरी कॉइल। टू डिलीवर 20 एम्पेयर, डिलीवर करता है 20 एम्पेयर, यानी 20 एम्पेयर ये सेकेंडरी कॉइल पर मौजूद है। 120 वोल्ट ये वोल्टेज है सेकेंडरी कॉइल पर, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। एट द सेकेंडरी कॉइल द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 80%, और ये इसकी एफिशिएंसी है। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इज, और आपने करंट मालूम करना है किस पर? प्राइमरी कॉइल पर, यानी कि इनपुट करंट मालूम करना है। और एफिशिएंसी गिवन है, लिहाजा एफिशिएंसी के फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। एफिशिएंसी बेसिकली बराबर है किसके? अगर हम परसेंटेज में एफिशिएंसी मालूम करते हैं तो इसका फॉर्मूला है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर एफिशिएंसी में नहीं मालूम करते हैं तो सिर्फ लिखेंगे पावर इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय पावर इन प्राइमरी कॉइल। पावर मीन्स V इंटू आई, V इंटू आई, सेकेंडरी कॉइल के लिए SS, प्राइमरी कॉइल के लिए PP। अब हमें मालूम करना है IP, इसमें से हम IP को सेपरेट करेंगे, तो ये उधर और एफिशिएंसी यहाँ। IP बराबर होगा VS IS डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय VP। VS की वैल्यू क्या है? 120 है। IS की वैल्यू क्या है? 20। एफिशिएंसी क्या है? 80%। 80% को परसेंटेज से अगर हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में हम नहीं लिख रहे तो 0.8 लिख देंगे। और VP के आपके पास ये है 1000। तो ये फॉर्मूला बना और इस पर वैल्यूज पुट कर दी हमने, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला हमें? ये रिजल्ट हमें मिलेगा 3 एम्पेयर। ये रिजल्ट हमें मिलेगा 3 एम्पेयर। ऑप्शन A इज करेक्ट। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसमें क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस हैं: इंक्रीजेस पावर लेवल, डिक्रीजेस करंट लेवल, इंक्रीजेस वोल्टेज लेवल, बोथ B एंड C। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज को बढ़ाना होता है, तो लिहाजा यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास, वोल्टेज को बढ़ाने के साथ साथ और क्या इसका काम है? डिक्रीज करंट लेवल। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ता है और करंट में कमी, करंट डिक्रीज होता है। तो इसमें सही ऑप्शन है इंक्रीज पावर लेवल, ये नहीं है क्योंकि पावर दोनों कॉइल पर सेम होते हैं। तो सही ऑप्शन है both B and C. B means the decrease current level and increase in voltage level. The number of turns in the primary and the secondary coil of a step-up transformer are, ये 200 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स हैं किस पर हैं? प्राइमरी कॉइल पर है। 500 नंबर ऑफ टर्न्स हैं किस पर हैं? सेकेंडरी कॉइल पर है। इफ़ द पावर इन द इनपुट इज़ 100 वाट
तो ये पावर है प्राइमरी कॉइल पर और ये करंट है ये भी प्राइमरी कॉइल पर। देन द आउटपुट पावर एंड द करंट विल रेस्पेक्टिवली, आउटपुट पावर यानी पावर सेकेंडरी कॉइल पर ये मालूम करना है, एंड द करंट किस पर, सेकेंडरी कॉइल पर, ये मालूम करना है। इन चीज़ों को मालूम करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो टर्न्स रेशो है, और एफिशिएंसी चूँकि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है लिहाजा हम उस फार्मूले को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो चीज़ें हमारे पास हैं वो पावर के लिए, पावर इन प्राइमरी कॉइल बराबर होगा वी पी आई पी। तो वी पी आई पी प्राइमरी कॉइल पे ये हमें मिलेगा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला हमारे पास है वो है एन एस अपॉन एन पी। एन एस अपॉन एन पी ये बराबर होता है वी एस अपॉन वी पी के, टर्न्स रेशो जिसे आप कहते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम इसको मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा ये बात भी हमें मालूम है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कि वोल्टेज जिस कॉइल पर ज़्यादा होगा उस कॉइल पर करंट कम, वी एस अपॉन वी पी ये बराबर होता है आई पी अपॉन आई एस के। क्योंकि हमें आई एस मालूम करना है, अगर हम इस फॉर्मूले से आई एस को सेपरेट कर लें यहाँ से, तो ये आई एस बराबर होगा वी पी आई पी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वी पी आई पी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा वी एस। अब ये सारी चीज़ें क्या हमें मालूम है, वी पी अपॉन वी एस, बेसिकली वी पी अपॉन वी एस ये बराबर होता है एन पी अपॉन एन एस के। तो हम इन रिलेशन की मदद से इनकी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। वी पी अपॉन वी एस एन पी अपॉन एन एस के बराबर होगा। तो एन पी क्या है हमारे पास 200, एन एस क्या है 500 और आई पी क्या है हमारे पास 1। तो 200 को जब हम 500 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये रिज़ल्ट मिलेगा 0.4 एम्पियर। तो ये करंट आपको मिला सेकेंडरी कॉइल पर 0.4 एम्पियर। आपसे करंट पूछा गया था, ये आपने मालूम कर लिया। अब पावर पूछते हैं सेकेंडरी कॉइल पर। तो पावर सेकेंडरी कॉइल पे जितना होता है उतना ही पावर प्राइमरी कॉइल पे होता है, पावर में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो प्राइमरी कॉइल पे जो पावर है वो है 100 वॉट, लिहाजा यही पावर सेकेंडरी कॉइल पर होगा। तो सही ऑप्शन क्या है, सेकेंडरी कॉइल पे पावर है 100 वॉट और करंट है 0.4 एम्पियर। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, 100 वॉट एंड 0.4 एम्पियर। इस क्वेश्चन में कहते हैं A transformer changes 12 volt to 18,000 volt। एक ट्रांसफार्मर इस वोल्टेज को, ये क्या है वोल्टेज ऑन प्राइमरी कॉइल, ये है वोल्टेज ऑन सेकेंडरी कॉइल, एंड देयर आर 6000 टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। ये आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल पर। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, तो नंबर ऑफ टर्न्स मालूम करना है प्राइमरी कॉइल पर। तो ये हम टर्न्स रेशो से बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। टर्न्स रेशो क्या होगा, एन पी अपॉन एन एस बराबर होगा वी पी अपॉन वी एस। नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। इसमें से अगर हम एन पी को सेपरेट करेंगे तो ये एन एस वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी पी अपॉन वी एस, एन एस जाकर वहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो वी पी की वैल्यू क्या है 12, वी एस की वैल्यू है 18 3 टाइम्स 0 और एन एस की वैल्यू है 6 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0 3 टाइम्स 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो ये रिज़ल्ट आपको जो मिला है वो रिज़ल्ट क्या मिला है 4। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी करेक्ट है इस क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द फेनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज प्रैक्टिकली यूज्ड इन। म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली उस वक्त पॉसिबल है जब दो कॉयल हों और एक कॉयल में हम करंट चेंज करें और उस करंट चेंज की वजह से जो फ्लक्स चेंज हो और वो फ्लक्स के चेंज की वजह से सेकेंडरी कॉयल पर यानी प्राइमरी कॉयल के सामने जो रखा कॉयल है सेकेंडरी कॉयल में आपको ईएमएफ हासिल हो। तो ट्रांसफार्मर में चूँकि दो कॉयल होते हैं लिहाजा ये ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के असूलों पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर इज़ द राइट आंसर। जबकि गैल्वानोमीटर में करंट डिटेक्शन के लिए हम गैल्वानोमीटर इस्तेमाल करते हैं, जनरेटर में हम करंट प्रोड्यूस करते हैं फैराडे लॉ की मदद से, और एवियोमीटर में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो म्यूचुअल इंडक्शन की पहली शर्त यह है कि दो कॉयल होने चाहिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं द फेनोमेना यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ईएमएफ इन कॉयल ऑफ जनरेटर इज म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में बेसिकली दो कॉयल होते हैं और एक कॉयल में करंट चेंज हो दूसरे में ईएमएफ मिले, तो म्यूचुअल इंडक्शन पॉसिबल नहीं है, ये ट्रांसफार्मर में पॉसिबल है। ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी में कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में एक कॉयल होता है, उसी कॉयल में आप करंट चेंज करते हैं और उसी कॉयल में आपको ईएमएफ हासिल होती है। सेल्फ इंडक्शन ये भी पॉसिबल नहीं है। सी में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मीन्स अनचार्ज बॉडी बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन डी में लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और यही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द फंक्शन ऑफ मेन ट्रांसफार्मर इज टू कन्वर्ट। ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन क्या है? वन डायरेक्ट वोल्टेज टू अनदर डायरेक्ट वोल्टेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्ट वोल्टेज का यहाँ कोई काम नहीं होता, ट्रांसफार्मर में हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी में कहते हैं वन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू अनदर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। बिल्कुल सही है, ये ट्रांसफार्मर का काम होता है कि एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम दूसरे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में तब्दील करते हैं, या तो बढ़ाते हैं या तो उसमें कमी करते हैं। सी में कहते हैं हाई वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू लो वैल्यू डायरेक्ट वोल्टेज। तो डायरेक्ट वोल्टेज में करंट नहीं करते। हाई वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट टू लो वैल्यू डायरेक्ट वोल्टेज, तो डायरेक्ट में ये इस्तेमाल होता नहीं है। ट्रांसफार्मर का काम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन में कहते हैं अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। इन पाकिस्तान एंड most countries the frequency of domestic AC supply is 50 Hz, so the right answer is 50 Hz. Option C. Transformer is a device which steps up or step down the input voltage. ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नॉट द करंट, एनर्जी एंड पावर। इस क्वेश्चन में कहते हैं if a stationary bar magnet is placed near a coil at rest, so maximum lines of force passes through the coil, the galvanometer shows। इसमें लिखा है स्टेशनरी बार। अगर स्टेशनरी बार है तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग नहीं आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज भी ज़ीरो होगा, लिहाजा इसमें गैल्वानोमीटर में कोई भी करंट डिटेक्ट नहीं होगा, नो करंट। ऑप्शन सी। विच इज करेक्ट रिलेशन? करेक्ट रिलेशन में लिखा है NS अपॉन NP बराबर है VS अपॉन VP। बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन। बाकी ऑप्शन में लिखा है NS अपॉन NP इज इक्वल टू IS अपॉन IP, ये रॉन्ग है क्योंकि करंट के साथ ही इन्वर्सली रिलेशन लगता है। NS NP ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द करंट अक्रॉस सेकेंडरी इज। स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ता है और करंट कम होता है, तो करंट क्या होगा? लेस। फाइंड द रेशियो इफ VS अपॉन VP इज इक्वल टू 2। VS अपॉन VP ये बराबर है 2 के, इसका मतलब डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी ये है 2:1 और 2:1 लिखा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी B C D रॉन्ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोनोपोल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब भी मैग्नेट होंगे तो उसके अंदर दो पोल पाए जाएंगे। बी में कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक होगी तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से आप मैग्नेटिक फील्ड हासिल नहीं कर सकते। करंट लूप, तो ये आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन डी करंट लूप। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1 मीटर लॉन्ग कॉपर रॉड इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड है 1 मीटर, ये इसकी लेंथ है। और इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.6 टेस्ला, ये बी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? बेसिकली ये मोशनल ईएमएफ का टॉपिक है। मोशनल ईएमएफ बराबर होता है वी बी एल। तो वी वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 20, बी 0.6 है, लेंथ 1। मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, ये रिजल्ट मिलेगा 12। ईएमएफ की यूनिट है वोल्ट। तो 12 वोल्ट ये आपके पास लिखा है ऑप्शन बी करेक्ट, 12 वोल्ट। द यूनिट ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी कैन बी रिटन एज डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है बी इंटू ए के डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। बी की यूनिट को हम कैसे निकाल सकते हैं? हम लिख सकते हैं ऐसे, एफ इक्वल टू क्यू वी बी। इसमें से अगर हम बी को सेपरेट करेंगे तो ये बराबर होगा एफ डिवाइडेड बाई क्यू इंटू वी। फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, जिसे हम लिख सकते हैं न्यूटन डिवाइड बाई कूलम पर सेकेंड इंटू मीटर। न्यूटन डिवाइड बाई कूलम पर सेकेंड ये करंट की यूनिट के बराबर है, एम्पेयर मीटर। ये बी की यूनिट आ गई। तो बी की यूनिट क्या लिख सकते हैं हम? न्यूटन डिवाइडेड बाय, या यूं भी कह सकते हैं इसको हम, इन दोनों को ऊपर ले जाएं तो ऐसे कर लें, न्यूटन एम्पेयर इनवर्स मीटर इनवर्स, ऐसे लिख लें हम। तो बी की यूनिट न्यूटन एम्पेयर इनवर्स मीटर इनवर्स, और ए आपके पास क्या है? एरिया। एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम की यूनिट है सेकेंड। न्यूटन एम्पेयर इनवर्स मीटर की पावर -1 मीटर की पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा आपको, एंड डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको न्यूटन मीटर एम्पेयर इनवर्स, और सेकंड को भी ऊपर ले जाएं, सेकंड इनवर्स। तो ये आपके पास लिखा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यूटन मीटर एम्पेयर इनवर्स सेकंड इनवर्स। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन इज अकॉर्डिंग टू, ऑप्शंस आपके पास हैं, फैराडे लॉ, मैक्स प्लैंक लॉ, ओम्स लॉ, लेंज लॉ। Magnetic levitation train operate using electromagnetic induction. When the magnetic flux changes, current are induced in the conductors, and by Lenz's law, these induced current create a magnetic field that opposes the change, producing the repulsion lift that make the train levitate. इट मीन्स कि ये जो प्रिंसिपल है मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन का, ये फैराडे लॉ से होता हुआ लेंज लॉ की जानी पड़ेगा, और लेंज लॉ की वजह से ये ट्रेन मूव करेगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ कॉपर हुप इज हेल्ड इन अ वर्टिकल ईस्ट वेस्ट प्लेन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड whose field lines run along the north-south direction.
द लार्जेस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द हुप इज, बेसिकली जो डायरेक्शंस है हमारे पास वो हम जानते हैं वो क्या है, ये है नॉर्थ और ये है साउथ और इसी तरह से ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ये कह रहे हैं कि हुप बेसिकली एक कड़े को कहते हैं, रिंग को कहते हैं, ये हुप है। और अ कॉपर हुप इज हेल्ड इन अ वर्टिकल ईस्ट वेस्ट प्लेन, इसको ईस्ट वेस्ट प्लेन, इस प्लेन पे रखा गया है। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुज फील्ड लाइंस रन अलोंग द नॉर्थ साउथ, और फील्ड लाइंस कहाँ हैं, नॉर्थ से साउथ तक हैं, ये फील्ड लाइंस हैं नॉर्थ से साउथ वाली। द लार्जेस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस व्हेन द हुप इज, तो लार्जेस्ट ईएमएफ कब हासिल होती है, जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मैक्सिमम चेंज हो। इसका मतलब यह है कि जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, यानी कि कंडीशन क्या होगी, एरिया वेक्टर ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो ऐसी सूरत में आपको ईएमएफ हासिल होगी मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें आपसे कहते हैं रोटेटेड अबाउट ए नॉर्थ साउथ एक्सिस, rotated about an east-west axis, moved rapidly without rotation towards the east, moved rapidly without rotation। इसके मीनिंग्स क्या हैं, towards the south। Magnetic flux is maximum and constant, area vector changes relative to field and cutting the magnetic field lines, flux changes maximum and EMF induced। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक लाइंस जितनी ज़्यादा चेंज होंगी फ्लक्स का चेंज उतना ज़्यादा आएगा और आपको ईएमएफ उतनी ज़्यादा मिलेगी। इसमें मूव रैपिडली में कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट नहीं कर रही, लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है, नो कटिंग फील्ड लाइंस। ऑप्शन सी और डी में मूव रैपिडली, नो फील्ड लाइंस, इसमें कह लें कि कोई फील्ड लाइन कट नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। और इसके बाद ऑप्शन ए में कहते हैं रोटेटेड अबाउट नॉर्थ साउथ एक्सिस, फिर कहते हैं रोटेटेड अबाउट एन ईस्ट वेस्ट एक्सिस। अगर इसको ईस्ट वेस्ट एक्सिस में रोटेट करवाया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम चेंज होगी, लाइन ऑफ फोर्सेस का कट मैक्सिमम होगा, जिसकी वजह से आपको ईएमएफ मैक्सिमम हासिल होगी। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, रोटेटेड अबाउट एन ईस्ट वेस्ट एक्सिस, बिकॉज लाइंस कहाँ है, नॉर्थ से साउथ तक है, तो मैक्सिमम लाइंस चेंज होंगी, लिहाजा ईएमएफ आपको मैक्सिमम मिलेगा। In transformer there is no dash connection between the two coils but they are linked। ट्रांसफार्मर में दो कॉयल बेसिकली इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होते, यानी एक कॉयल दूसरे से जुड़ा नहीं होता, और मगर वो मैग्नेटिकली कनेक्ट होते भी हैं। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देयर द टू कॉइल्स बट दे आर लिंक्ड इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली। इसमें सही ऑप्शन होगा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकली, ये रॉन्ग है, मैग्नेटिक मैग्नेटिकली ये भी रॉन्ग है, इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकली ये भी रॉन्ग है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकली। इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द मिडिल फिंगर इंडिकेट, मिडिल फिंगर बेसिकली किसको इंडिकेट करता है, मिडिल फिंगर बेसिकली इंड्यूस करंट को इंडिकेट करता है और फोर्स बेसिकली थंब को इंडिकेट करती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन है इंड्यूस्ड करंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शंस आर लेंस लॉ, फैराडे लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन, एम्पेयर लॉ। बेसिकली ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, और म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट भी यही है कि जब हम एक कॉइल में करंट चेंज करते हैं प्राइमरी में, तो दूसरे कॉइल में उस करंट की चेंज की वजह से फ्लक्स चेंज होता है और हमें ईएमएफ हासिल होती है। तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 60%, 70%, 80% and 90%. A good transformer has very high efficiency, often around 90 to 99%.
since copper and iron losses are small. इट मीन्स के एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की जो है वो 60, 80 एंड 70% नहीं होगी, तो इसकी एफिशिएंसी 90% होगी एक अच्छे ट्रांसफार्मर की. Lenz law is also a statement of the law of conservation of energy, because लेंस लॉ में ये होता है कि जब हम किसी कॉइल को या किसी मैग्नेट को जब हम कॉइल के करीब लेकर जाते हैं, करीब लेकर जाएंगे तो ये हमें रिपल करेगा, और दूर लेकर जाएंगे तो ये हमें अट्रैक्ट करेगा. दरअसल यहाँ एनर्जी कंजर्व रहती है और इसलिए इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं, व्हाट इज़ द इनएप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर. ऑप्शन में आपके पास है इट इंक्रीजेज गिवन ऐसी वोल्टेज. ये ट्रू है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज को बढ़ाना होता है. ऑप्शन ए सही है. इसमें उन्होंने कहा है इनएप्रोप्रिएट, जो सही ना हो वो बताएं. इट डिक्रीजेज गिवन ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट्स बात है. स्टेप अप है तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट में कमी आएगी, तो ये भी ट्रू है. ऑप्शन बी. यानी कि आपसे पूछा है इनएप्रोप्रिएट स्टेटमेंट को जो सही ना हो वो बताएं. सी में कहते हैं हीट इज नेवर प्रोड्यूस इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर. हीट इज नेवर प्रोड्यूस इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर. ये बेसिकली क्या है, रॉन्ग है. हीट ज़रूर प्रोड्यूस होगी, बिकॉज कॉपर आयरन लॉस ऑलवेज प्रोड्यूस सम हीट, तो ये रॉन्ग है. लास्ट ऑप्शन में कहते हैं इट्स इनपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेस दैन इट्स आउटपुट एनर्जी, कि इसकी इनपुट एनर्जी कम होगी हमेशा आउटपुट एनर्जी से. तो इट मीन्स के ये ऑप्शन जो है ये भी रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इन दोनों में सी और डी में ये जो ऑप्शन डी है ये ज़्यादा मोस्ट इन अप्रोप्रिएट है. इसकी वजह यह है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है और इसमें एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से बात हो रही है, तो ये रॉन्ग है. इन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट जो करीब करीब है या ज़्यादा है वो ऑप्शन डी है. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. An ideal AC generator has equal input and output. Its heat dissipation will be. एक आइडियल AC जनरेटर जिसमें इक्वल इनपुट और आउटपुट इक्वल हो, इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर हों, तो इट्स हीट डिसिपेशन क्या होगी. ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं ऑफ सम फाइनाइट वैल्यू, ज़ीरो, मैक्सिमम एंड वेरी स्मॉल वैल्यू. हीट डिसिपेशन की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि ये आइडियल AC जनरेटर है. तो आइडियल कहते ही इसमें है कि जो 100% एफिशिएंट हो, जिसमें किसी किस्म की कोई लॉस ना हो, तो हीट डिसिपेशन विल बी ज़ीरो, नो एनर्जी लॉस. AC जनरेटर स्टॉप्स सडनली व्हेन. AC जनरेटर बंद हो जाता है सडनली, अचानक. कब, इसकी वजूहत क्या है. एक्सटर्नल वोल्टेज ओवरकम द बैक EMF. बेसिकली ये मोटर में होता है. बी में कहते हैं टॉर्क ऑफ बैक EMF एक्सीड्स द एक्सटर्नल टॉर्क. ये बिल्कुल ठीक है. टॉर्क ऑफ बैक EMF एक्सीड द एक्सटर्नल टॉर्क. इसकी वजह से एक्सटर्नल टॉर्क ज़्यादा होने की वजह से, टॉर्क ऑफ बैक EMF एक्सीड द एक्सटर्नल टॉर्क. बैक EMF एक्सटर्नल टॉर्क से ज़्यादा होने की वजह से ऐसी जनरेटर सडनली स्टॉप हो जाता है. सी में कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल प्रोड्यूस इट. तो ये बेसिकली रॉन्ग ऑप्शन है. इसकी वजह से नहीं होता. रेजिस्टेंस अगर प्रोड्यूस है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल प्रोड्यूस इट, रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. बेसिकली ये स्लो हो जाता है, जनरेटर ऑफ नहीं होता, बंद नहीं होता. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल डिक्रीजेस, इसकी वजह से भी स्लो हो सकता है, ऑफ नहीं होता, बंद नहीं होता. तो ये दोनों गलत हैं. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. टॉर्क ऑफ बैक EMF एक्सीड्स द एक्सटर्नल टॉर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं
The maximum value of induced EMF in a rotating coil in a magnetic field does not depend upon resistance of the coil, number of turns in the coil, area of the coil, frequency of rotation of the coil. Maximum EMF किसी कॉइल की किस पर डिपेंड करती है? बेसिकली ये जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम EMF का किसी कॉइल के लिए, ये फॉर्मूला ये होता है। मैक्सिमम EMF बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ऑफ फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। इस फॉर्मूले में जो रेजिस्टेंस है वो नहीं है, तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ रोटेटिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। As induced EMF is produced in a circuit when induced EMF आपको कब मिलेगा? जब फ्लक्स चेंज होगा। फैराडे लॉ के मुताबिक जितनी ज़्यादा आप फ्लक्स को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम EMF आपको उतनी ज़्यादा हासिल होगी। तो EMF का ताल्लुक फ्लक्स की चेंज के साथ होता है, ये फैराडे लॉ है, और माइनस लेंस लॉ की वजह से लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला बनता है -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। एन EMF and induced EMF is produced in a circuit when electric flux changes, option A is correct। बाकियों में क्या लिखा है? मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा है, ये रॉन्ग है। नो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस, ये भी रॉन्ग है। मैग्नेटिक फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स जब कांस्टेंट रहेगा तो EMF हासिल नहीं होगी। फैराडे लॉ ये कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज टाइम के लिहाज से जितना ज़्यादा होगा आपको EMF इंड्यूस उतनी ज़्यादा हासिल होगी, ऑप्शन बी सही है। द मैथमेटिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैराडे लॉ इज, फैराडे लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? ऑप्शन ए E इज इक्वल टू n डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये रॉन्ग है। बी n डेल्टा आई करंट का ताल्लुक नहीं होता इसके साथ, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, E इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट में कहते हैं आपसे द इंस्टैंटेनियस EMF जनरेटेड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज रिटन एज, वो फॉर्मूला जिसमें तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें मौजूद हों, बी एन ए ओमेगा, वो कहाँ है? इसमें आई है, ये नहीं है, इसमें भी करंट है, इसमें बी एन ए ओमेगा ये है, मगर ये मैक्सिमम EMF है। इसमें आपसे इंस्टैंटेनियस EMF पूछा है, तो ये मैक्सिमम EMF है, तो ये आपके पास मैक्सिमम EMF का फॉर्मूला है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें इंस्टैंटेनियस EMF के बारे में आपसे पूछा गया है। जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बी एन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, विच इज़ द इंस्टैंटेनियस EMF जनरेटेड बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। For efficient transformer of electricity through cables over the long distance, इसमें लिखा है both the current and voltage must be low, करंट एंड वोल्टेज दोनों कम हो, पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग ऑप्शन। द करंट मस्ट बी लो एंड द वोल्टेज हाई, ये बिल्कुल ठीक है। एफिशिएंट ट्रांसफार्मर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करंट कम हो और वोल्टेज ज़्यादा हो, ये बिल्कुल ठीक है। बाकी ऑप्शंस पढ़ते हैं। बोथ द करंट एंड वोल्टेज मस्ट बी हाई, रॉन्ग। द वोल्टेज मस्ट बी ज़ीरो एंड करंट लो, ये भी रॉन्ग। द वोल्टेज मस्ट लो एंड करंट हाई, ये भी रॉन्ग। Lenz's law is based on the law of conservation of energy, option B is correct. In Fleming's right hand rule, the thumb indicate force. ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर में चूंकि दो कॉइल होते हैं लिहाजा ये म्यूचुअल इंडक्शन के असूलों पर काम करता है।